नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दिनेश लखानी जी, किरण जेम्स से। और कहा जाता है कि किरण जेम्स वर्ल्ड के सबसे बड़े नेचुरल डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं। दिनेश जी नमस्कार। और आप वर्ल्ड के नंबर 1 नेचुरल डायमंड मैन्युफैक्चरर हैं। कब से हैं आप इस नंबर 1 पर? मनीषा जी, थैंक यू। फर्स्ट थिंग, हम लोग किरण जेम्स कंपनी है वो 2007 से नंबर 1 कैटेगरी को कंटिन्यू प्रदान कर रही है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले यही जानना चाहेंगे कि आप क्या जनरेशन 1 या जनरेशन 2 हैं इस बिज़नेस में, और आपने कहाँ से इसे लिया, किस उम्र से लिया, और आज जहाँ तक आपने इसे पहुँचाया है क्या मेहनत लगी? देखो, ऐसी हमारी कंपनी की एज है ना, वो यंग है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ही है। हमारे बड़े भाई वल्लभ भाई ने 1985 में कंपनी चालू की थी एज एक ट्रेडर। जो हम लोग ओरिजिनली सौराष्ट्र है, मतलब गुजरात के सौराष्ट्र एरिया से, उसमें भी भावनगर से थे। तो वल्लभ भाई ने उसने सिंगल कट का एक डायमंड का ट्रेडिंग का बिजनेस हुआ करता था उधर भावनगर में। वो लेवल से वल्लभ भाई ने वो जर्नी चालू की, वो ट्रेडिंग करते गए और मुंबई को माल बेचते रहे। उसके धीरे धीरे फिर वल्लभ भाई ने सोचा कि अगर समझ लो आगे बढ़ना है और कंपनी को बड़ा स्केल पे लेके जाने का है, तो ये जो एक्टिविटीज़ में या ट्रेडिंग फैसिलिटी में जो काम कर रहा हूँ उसमें एक सर्टन एरिया से मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो उसके बाद उसने सोचा कि एक मैं क्यों मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं करूँ, क्योंकि उसमें पहले मैं ओरिजिनल वल्लभ भाई फार्मर थे। तो उसका जो पैशन और जो हार्ड वर्किंग और जो स्किल, वो हिसाब से उसने सोचा कि भाई मेरा जो माइंड चल रहा है और मेरे को जो हिसाब से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसमें मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी है। तो 1992 में हम लोग फुल कट का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया। कहाँ? बॉम्बे में? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में 1992 में वो फैक्ट्री यूनिट चालू हुआ। उसके बाद एक छोटे स्केल पे किया था, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें हम लोगों को जो हमारी पॉलिसीज़ थी और जो हमारी हार्ड वर्किंग थी, जो हमारा स्किल था, और बिज़नेस हमेशा हमारे ब्लड में रहता है। उसमें भी अगर वल्लभ भाई की बात करें तो वो 24 आवर्स बिज़नेस के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। तो उसके लिए उसके माइंड में बिज़नेस चल रहा था, तो उसमें धीरे धीरे सफल हम लोग होते गए। तो जो यूनिट पे और ज़्यादा यूनिट हम लोग चालू करते गए। तो उसके बाद जो 1999 में हम लोगों ने एक पक्का एक टारगेट बन गया था कि भाई हम लोग को ये इंडस्ट्री का नंबर 1 तो बनने का ही है। आप इस बिजनेस में कब आए? मैं 1995 से बिजनेस में। आप कितने साल के थे? मैं 17 साल का था। 12 का एग्ज़ाम दे के सीधा मैं 1995 में आ गया। 2 साल ट्रेनिंग ली। 2 साल मैंने बरोबर इंडस्ट्री को समझने की ट्राई की, और जितना समझ पाया उसके बाद समझने के बाद मैं भी लग गया उसमें। मेरे को भी एक बिज़नेस करना और बिज़नेस में आगे बढ़ना वो मेरा एक पैशन था, तो उसमें मेरे को मज़ा आने लगी। तो आपको मालूम है, जो चीज़ में आप इंटरेस्ट से काम करेगी उसमें 100% आपको सफल होना ज़रूरी है। जी। आज की डेट में कितने फैमिली मेम्बर्स अब इस बिज़नेस में साथ हैं? ये हमारा पूरा एक फैमिली मेम्बर, एक ही फैमिली इसमें इन वाले पूरी हमारी लखानी फैमिली है, लखानी परिवार है। ऐसे तो आप एक परिवार, जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम सरनेम से है, इसलिए। अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट की बात करूँ तो हमारे साथ 50,000 से भी ज़्यादा फैमिली है, इसलिए किरण है। जी। आपने कहा आप नंबर 1 पे हैं, और वो भी इतने सालों से, 2007 से आपने कहा। तो ये नंबर 1 का कितना नंबर है आपके साथ यहाँ पर, कितना काम यहाँ पर करते हैं, कितना टर्नओवर है, और जो नंबर 2 है इससे कितना आगे हैं आप? देखो, एक नंबर जो है ना वो फिगर है, बराबर। तो आज हमारी कंपनी का काम समझ लो, किरण जेम्स इंडिविजुअल 17,000 करोड़ का काम है। अगर मैं पूरा ग्रुप की बात करूँ तो 23,000 करोड़ का हमारा ग्रुप का काम है। अगर आप जो बात कर रहे हो कि नंबर 1 एंड नंबर 2, वो थॉट प्रोसेस में मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई मेरी कंपनी, मेरा फैमिली, मेरा जो किरण फैमिली है वो किधर पहुँचना चाहिए, कौन सा शिखर सर करना चाहिए। इसलिए मैं कभी पीछे देखता ही नहीं हूँ कि भाई सेकंड पोजीशन पे क्या चल रहा है, वो कौन से फिगर पे है। लेकिन मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ आपको कि जो भी मैं हूँ वो बिकॉज ऑफ मेरी टीम है, वो टीम की वजह से हूँ। तो मेरा टीम है मेरे पास, किसी के पास नहीं है, इसके लिए मैं नंबर 1 हूँ। ऑलराइट।
किस तरह का एक्सपोर्ट आप यहाँ पर फिलहाल करते हैं? अगर आपके बिजनेस का एक बाइफरकेशन किया जाए तो घरेलू बाजार में इंडियन मार्केट्स में किस तरह के नंबर्स हैं और एक्सपोर्ट कितना पोर्टफोलियो है आपका? हमारा जो टोटल कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें मोर देन 85% हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 15% जो हम लोग लोकल डोमेस्टिक मार्केट को सर्व कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट मेरे को फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लेस दिख रहा है। नो डाउट जो इंडिया जो परफॉर्म कर रहा है तो डे बाय डे इंडिया को भी हम लोगों ने फोकस करना ज़्यादा देख लिया है, उसके शुरू भी कर दिया है और इंडिया का फ्यूचर मेरे को बहुत ब्राइट लग रहा है। एक बात कही जा रही है दिनेश जी कि इवन एज गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा शायद बहुत सालों में पहली बार हुआ है कि इतना ऊपर के प्राइस हैं लेकिन लोग अपना सोना बेचने नहीं आ रहे, एक्सचेंज करने भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, यानी कि लोग होल्ड कर रहे हैं और भी खरीद रहे हैं। तो आप कहेंगे इन दैट सेंस इकोनॉमिक तरीके से भी इंडिया काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिखा? यस मनीषा जी, मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि आज वर्ल्ड सिनेरियो आप देखें तो वर्ल्ड में कभी भी है ना आप बात करो तो गोल्ड का रिटर्न आई थिंक सो कंज्यूमर से 5% आता है और इंडिया की बात करें तो आई थिंक सो 2 से 3% ही आता है। तो इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन कंज्यूमर है वो वेरी स्मार्ट है और आज तक जो उसको वैल्यू एडिशन मिला है उसको मालूम है। समझ लो मैं जहाँ तक समझता था मैंने 3,000 रुपये से भाव देखा था कि 3,000 रुपये का गोल्ड का प्राइस है। आज ऑलमोस्ट जो 72-73,000 पे भी मैं आज देख रहा हूँ। तो जो स्केल पे जिसने गोल्ड लिया है उसका रिटर्न ही उसको प्रॉपरली मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ अटक आने वाली है और एक स्टेबल होने वाला है। और इंडियन कंज्यूमर को एक सेविंग इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं और एक गोल्ड मीन्स सबने ऐसा माइंड सेटअप हो गया है कि बैरेज चेक है, तो उसके लिए दूसरी कमोडिटीज के अलावा गोल्ड पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसके लिए आई डोंट थिंक सो उसमें प्राइस कोई डाउन होने का चांस। अब जहाँ तक इंडियंस की ही पहले बात करें और उसके बाद ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, तो आप कहेंगे लोग सोना ज़्यादा खरीदते हैं लेकिन अब डायमंड में भी ज़्यादा स्ट्रांगली आने लगे हैं? यस, अभी लोगों को आफ्टर द कोविड, अगर मैं 2019-20 के बाद बात करूं तो मेरे हिसाब से लोगों का माइंड सेटअप पूरा चेंज हो गया। पहले नो डाउट एज ए इंडियन लोगों का एक पॉलिसी चल रहा था कि भाई सर्टन अमाउंट से मेरे को सेविंग इकोनॉमी पे बिलीव भी लोग करते थे। लेकिन जो 2019 कोविड के बाद लोगों ने जो देखा, जो हिसाब से ये हुआ, पूरी किसी नहीं उसमें फैमिली किसी ने लॉस की है, किसी ने कोई मेंबर लॉस किया, तो वो वजह से लोगों का माइंड सेटअप और हो गया कि स्पेंडिंग पे बिलीव करने लगे कि भाई अब यस जो है वो आज की बात करो, जो है उसको जी लो, वो माइंड सेटअप से होने लगा। तो इसकी वजह से और एक इंडिया का जो इकोनॉमी पार्ट है वो भी आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबल के वर्सेस इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होने लगा। इधर जो आप बात कर रहे हो बिजनेस सेक्टर से लेके सर्विस ओरिएंटेड से लेके, तो लोगों का जो इनकम सोर्स है वो बढ़ने लगा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब 2019 के बाद लोगों को काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिली थी। वो वजह से फिर इंडिया में भी जो लोगों का जो गोल्ड पे खाली डिपेंडेंसी था उसकी जगह पे डायमंड पे ज़्यादा होने लगी है। तो ऐसे ही वो सुपर लग्जरी थिंग है, मतलब जो इंडिया में एफ्लुएंट कस्टमर जो हिसाब से बढ़ रहे हैं उसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि डायमंड ज्वेलरी की सेल नज़दीक के सालों में बहुत बढ़ने वाली है। ओके, ये तो बात हुई इंडियन मार्केट्स की। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। और जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा जो डायमंड्स का है वो यूएस है, वो बाय फार सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन आपने कहा आप यहाँ पर 35-36 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर किस तरह से बिजनेस बढ़ा, कौन सी नई कंट्रीज़ आपने यहाँ पर ऐड करी और अब नए मार्केट्स कहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं? देखो, जो यूएस है वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, आज भी चल रहा है। नो डाउट थोड़ा अप डाउन कोई भी सेक्टर में आता है, लेकिन अभी नए इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो आज समझ लो जो ब्राज़ील है, इजिप्ट है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये लेवल की जो कंट्री पहले थी लेकिन जो सर्टन स्मॉल परसेंटेज पे काम हो रहा था वो आज एरिया उभर के बाहर आ रहा है और वो कंट्री आज अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। तो आगे की कंपेयर में हमारे लिए जो सर्टन कंट्री के ऊपर अपना डिपेंडेंसी था उसकी जगह पे नया मार्केट डायमंड इंडस्ट्री के लिए खुल रहा है। अब अगर दोबारा किरण जेम्स की यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर आप 5 साल पहले थे, प्री कोविड लेते हैं, और अब पिछला ईयर ऑन ईयर की अगर ग्रोथ देखें तो कैसी रही?
देखो कोविड के बाद एक्चुअली बोला जावे ना तो कोविड आया है ना तो बिजनेस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन नो डाउट एक ह्यूमन को बहुत टच करके गया, वो एक इमोशनली मोमेंट था, वो नहीं आना चाहिए था। लेकिन बिजनेस की बात करें तो पर्टिकुलर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी जो इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला कंपेयर टू अनदर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले कोविड को मैनेज कर लिया था और जो अपना पॉलिसीज था उसमें इंडिया का जो बिजनेस था वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडियन बिजनेसमैन को मिली, वो कोई भी सेक्टर में हो, ज्वेलरी सेक्टर में हो या कोई भी सेक्टर में हो। तो उसकी वजह से जो ग्लोबली मार्केट लेट खुले थे, लेकिन लोगों के पास जो गवर्नमेंट के ने जो पैकेज दिया था वो सब यूज़ करने के लिए उसके पास मल्टीपल ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रैवलिंग भी नहीं वो टाइम पे इतना चल रहा था, नहीं रेस्टोरेंट में जा सकते थे, नहीं हॉलीडेज ले सकते थे। तो किसी को कुछ देना है, तो किसी को कुछ देना है, उसके पास जो पॉकेट में जो मनी था वो हमारी डायमंड इंडस्ट्री को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल गया, तो कंज्यूमर पॉकेट से लेने में हम लोग सक्सेस हो गए। तो अब यहाँ से जहाँ पर हम खड़े हैं, आपको क्या लगता है नेक्स्ट ग्रोथ जो ज्वेलरी मार्केट के लिए है वो कहाँ है? नेक्स्ट ज्वेलरी मार्केट का ग्रोथ अगर पहले से पहले बात करूँ तो मेरे को तो भारत ही दिख रहा है, क्योंकि भारत का जो फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि जो बिजनेस पॉलिसीज जो ये मोदी सरकार ने जो डेवलप की है और सर का जो पर्सनली जो मेक इट इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इंडिया ईच एंड एवरीवेयर प्रमोट हो रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, मैं खाली भी डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री में देखो तो इंडिया पहले एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री गिना जाता था। आज मैं इंडिया की भारत की बात करूं तो भारत अभी लेबर ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। आज मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूं कि पहले समझ लो हम लोग फॉरेन में जाते तो मेक इट इटली, मेक इट स्वीज ऐसी बात हो रही थी, तो मैं डायमंड ज्वेलरी के लिए, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के लिए मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि जो डायमंड या डायमंड ज्वेलरी है वो मेक इट इंडिया की है, क्योंकि आज अपने पास स्किल है, डिज़ाइन है, वैल्यू एडिशन है और वो लेवल का टेक्नोलॉजी है। तो वो हिसाब से आज वर्ल्ड में जो डायमंड ज्वेलरी है वो इंडिया का एक टॉप लेवल का नाम हो जाएगा और उसमें मेरे को कोई शंका नहीं है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर अगर हम लग्जरी ब्रांड्स देखते हैं, लग्जरी ज्वेलरी भी देखते हैं, तो वो एक MRP पे बिकती है, जो अभी तक हम इंडियन मार्केट्स में होता हुआ नहीं देख पाए हैं। आपको लगता है इन फ्यूचर शायद वो भी हम अचीव करेंगे? देखो, एक कंज्यूमर जो माइंड सेटअप है वो इंडिया का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं 100% आपसे बिलीव कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में पूरा एक ब्रांड MRP पे बिक रहा है और इंडिया में पर्टिकुलर ब्रेकअप के साथ देना पड़ रहा है कि इतना गोल्ड है, इतना लेबर है और इतना डायमंड वेट है और ये पर्टिकुलर डायमंड का प्राइस है। लेकिन एक इंडियन कंज्यूमर है ना, वेरी स्मार्ट। आज समझ लो मैं अमेरिका की बात करूँ तो उसको मतलब $1000 स्पेंड करना है तो $1000 उसको अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है, वो प्रोडक्ट उसको पसंद आ रहा है तो उसके डिटेल में नहीं जाता है। और इंडियन कंज्यूमर को पहले डिटेल में तो जाने का ही, अगर उसको पसंद है उसका ब्रेकअप भी मांगेगा क्योंकि वो रिटर्न वैल्यू सोच रहा है। मेकिंग चार्जेस भी, यस, मेकिंग चार्जिंग भी पूछेगा। पर वो चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है और दिन पे दिन आज जो अपना यूथ है वो यूथ आज बिलीव कर रहे हैं ब्रांड पे और आई थिंक सो ब्रांड ही आगे जाने वाली है, क्योंकि जो हिसाब से डायमंड ज्वेलरी में आप देख रहे हो, जो तनिक से लेके जो भी मल्टीपल ब्रांड अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उसके पीछे एक ही है कि वो ब्रांड चल रही है और ब्रांड के पीछे टाटा है तो ट्रस्ट है। वहाँ पर कुछ डायमंड के पैकेट्स पड़े हैं, मैं वो देख सकती हूँ। तो ये कितना काम यहाँ पर होता है इस ऑफिस में और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्या ये सारे सर्टिफाई होंगे या कैसे इसका काम होगा? मनीषा जी, ये जो डायमंड में आपको जो दिखा रहा हूँ, ये डायमंड, कितना डायमंड्स है इसमें? ये समझ लो 4000 कैरेट है, तो नियर अबाउट आप समझ लो 800 ग्राम। अगर ग्राम में नहीं डायमंड को बोला जाता है, लेकिन आप है तो मैं ग्राम की बात कर रहा हूँ। तो कितना कैरेट है ये 4000 कैरेट है खाली इसमें? ये खाली इसमें पर्टिकुलर ये पैकेट है। इसका आप समझ लो 2 मिलियन का इसका वैल्यू है, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो डायमंड है ये पूरा ऑर्नामेंट में यूज होता है और यही डायमंड इंडिया का एक्सपर्टीज है, क्योंकि आप देखेंगे पहले जो ये पूरा बिजनेस पहला समझ लो इजराइल यहूदी के पास, जूइश के पास था, लेकिन वो टाइम पे इतना स्मॉल साइजेस जो है वो नहीं बन रहा था।
जो भी डायमंड बन रहा था वो सर्टन पॉइंटर के ऊपर पतला माल बन रहा था, लेकिन कम क्वांटिटी में बन रहा था। लेकिन जो उसके बाद जो धीरे धीरे हम लोग ने वो इंडिया में वो ऑपरेशन चालू किया, वो यूनिट चालू हुआ, तो ये जो स्किल है वो इंडिया की है, और इंडिया की जो स्किल की वजह से हम लोग उसको जो डिज़ाइन कर पाए हैं और वर्ल्ड में आज जो नाम बना, अभी जो अपना इंडिया का जो नाम है कटिंग में, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, जो एक्चुअली वो स्किल है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी तो यूज होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन टच दोनों जरूरी है। इसकी वजह से ये हम लोग काम कर पा रहे हैं इंडिया में। सो दिनेश जी, एज ऑफ नाउ इंडिया में कहाँ कहाँ आपके ऑफिसेज हैं, अब इंडिया के बाहर कहाँ ऑफिसेज हैं, किस तरह की डीलिंग्स हैं? हमारी अगर इंडिया की बात करें तो हमारा अहमदाबाद में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से शुरुआत थी या शुरुआत थी, और सूरत में भी काफ़ी हमारा यूनिट है। उसके बाद ग्लोबली भी हमारा प्रेजेंस है, और जिधर हम लोग का प्रेजेंस नहीं है वो हमारा चैनल पार्टनर भी उधर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द ग्लोब हमारा बहुत अच्छा है, इसके लिए तो इतना सेल हो रहा है। अदरवाइज आपको मालूम है कि कोई एक कॉर्नर में बैठ के आजकल कुछ भी बेच नहीं सकते हो। तो आप क्या कहेंगे, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस बिजनेस में अब तक क्या रहा, जो आपने बोला ये काम मैंने बिल्कुल ठीक किया है? देखो, मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, जो भी काम कर रही मेरी टीम कर रही। तो मैंने आगे जैसे बोला, जो मेरी टीम है वो परफेक्शन में मेरे से ज़्यादा बिलीव कर रही है। इसके लिए अगर पूरा सही देने तो और पैशन जो है आपकी टीम का, यस, दैट इज अनबिलीवेबल है। मेरी टीम के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसी मेरी एनर्जेटिक टीम है। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि करंट सरकार की काफ़ी सारी नीतियां ऐसी रही हैं जो सपोर्टिव भी यहाँ पर रही हैं। क्या आप कहेंगे जो सरकार अब जब आएगी तो क्या एक और चीज़ है या दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है डायमंड और ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को फिलहाल चाहिए? अगर बात करूँ तो मेरी बात सुनो, अभी इंडिया को जो डायमंड ज्वेलरी में एक जो ब्रांड, मतलब आप समझ लो कोई भी वर्ल्ड लेवल की बुल्गारी ले लो, LVMH ले लो, टिफनी ले लो, तो मेरा ऐसा सोच एज ए भारतीय मेरे को एक प्राउड फील करने का है कि एक इंडिया से भी एक ब्रांड उभर के जावे वर्ल्ड में। जो मैं मेक इट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऐसी एक कंज्यूमर ब्रांड इंडिया की होवे, क्योंकि जो इसमें मोनोपोलाइज बिजनेस अगर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और नेचुरल डायमंड का दोनों अगर इंडिया के पास है, तो वर्ल्ड में एक ऐसी ब्रांड भी इंडिया की होनी चाहिए जो कंज्यूमर में वेल राइट प्लेस ले पाए। ओके, ये भी जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप दिनेश जी का क्या है, क्या करना चाहते हैं वो यहाँ से? अब यहाँ से तो हम लोग की कंपनी जो काम कर रही है, जो पॉलिसी पे काम कर रही है, कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ ग्रो टुगेदर का जो अपना पॉलिसी है, वो हिसाब से मैं जो अभी टॉप पे हम लोग बैठे हैं वो तो कंटिन्यू रहना चाहेंगे। लेकिन जो एक भारतीय, जो मैंने आगे बोला कि अगर हम लोग कर पाए वो जो ब्रांड, तो नो डाउट हम लोग पूरा एफर्ट उसमें डाल रहे हैं। लेकिन एज ए इंडस्ट्री मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा को इतना ही खुशी होगा अगर मैं कर पाऊँ या इंडस्ट्री से कर पाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने ही किया है। क्योंकि मेरे को एक जो नेशन के प्रति जो मेरा सम्मान है, मान है, और जो मैं नेशन को देख रहा हूँ, वो इसमें हिसाब से मेरे को लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये टाइम अपने को मिस नहीं करना चाहिए। अगर ये मिस हुआ तो पता नहीं चल रहा है कि कभी हम लोग इसमें रिपीट वापस आ सकते हैं। मुझे एक और चीज़ जाननी है। अब ये वाला डायमंड तो आपने हमें दिखाया और ये सिर्फ एक पैकेट है जैसे आपने बताया, कितना डायमंड आप या कितना कैरेट आप करते हैं एक साल में? मैडम, पर मंथ आप देखो तो हमारा 150,000 to 175,000 कैरेट पर मंथ पॉलिशिंग है। हाँ या तो वो हिसाब से देखो तो डायमंड में खाली कैरेट पे काम नहीं हो रहा है। कैरेट तो ऑफ कोर्स है, लेकिन जो हमारे किरण की जो एक्सपर्टीज है उसमें आप देखेंगे तो पर कैरेट 700 स्टोन, एक कैरेट के अंदर 700 स्टोन आता है, और अप टू 5 कैरेट का सिंगल स्टोन। ये जो मास वेराइटीज है वो किरण के पास है, इसलिए किरण 1 है, किरण नंबर 1 है। और एज कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू या एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, किरण है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
मतलब आप -2 भी लेना चाहते हो तो भी किरण में वही सर्विस, वही क्वांटिटी, वही कंसिस्टेंसी सप्लाई, और हमारे पास मोर देन 2000 असॉर्टमेंट है। ये तो मैंने आपको जो दिखाया वो पर्टिकुलर एक दिखा रहा हूँ, एक कलर दिखा रहा हूँ, एक क्लियरिटी दिखा रहा हूँ और एक शेप दिखा रहा हूँ। तो किरण के पास ईच एंड एवरी शेप भी है। ये तो राउंड शेप है, वेल पॉपुलर, यूनिवर्स पॉपुलर चीज़ है, लेकिन उसके बाद फैंसीज भी है, मतलब पियर्स, मार्किस, एम्ब्रॉयड, ओवल, हार्ट, प्रिंसेस, वो सब शेप हम लोग बनाते हैं। तो डायमंड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किरण नहीं करता। Right. दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमारे साथ आज यहाँ पर बिताने के लिए। तो क्लियरली चाहे बात डायमंड्स की हो भारतीय बाजारों में या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जैसे दिनेश जी ने कहा, किरण जेम्स का एक बड़ा नाम है और काफ़ी सारे रीजंस भी हैं उसके लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन ऑफ कोर्स दिनेश जी से यहाँ पर फिर से बात होगी और डिटेल्स जानेंगे उनसे डायमंड बिजनेस के बारे में, इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से।